Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 अप्रैल 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोगोटा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं जैसे इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये जो टर्म्स है दोस्तों ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, या ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस, या ऑप्शन नंबर सी प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले अपने इंडेक्स की तरफ। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। आज वीडियो ऑलरेडी जल्दी भी आया है जैसा आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने चेंज की हैं, आप लोग खुद देखना। न्यूज़पेपर को हम किस तरीके से अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ में लिंक करेंगे, दोनों के डेटा को मैंने अलग अलग करके प्रेजेंट कर दिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। साथ ही साथ में आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होती चलेगी कि हाँ अखबार में मुझे इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने लगा दिए हैं, यूपीएससी ने जो जो सवाल पूछे हैं जो हमारे न्यूज़ से रिलेटेड हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंस है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मेंस का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको भी अटेम्प्ट करा करो। तो फिलहाल के लिए आज के अखबार में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है इजराइल कंसर्न्ड अबाउट पॉसिबल आईसीसी अरेस्ट वारंट। तो दोस्तों अभी इजराइल काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू अरेस्ट वारंट आ सकता है इसको लेकर। तो पूरा मैटर क्या है काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, थंबनेल पर भी ये मेंशन कर रखा है, हमारे द हिंदू का आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। फिर आज के अखबार में एक और रेलिवेंट टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दोस्तों केरला के पलक्कड़ के अंदर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है रिगार्डिंग हीट वेव। तो क्या होता है ये ऑरेंज अलर्ट और बाकी सारे कलर कोडेड अलर्ट्स, ये डिस्कस करने वाले हैं, रेलिवेंट है। देन उसके बाद में जो हमारी एक पवित्र नदी है सरयू नदी दोस्तों, तो उसका जो पानी है वो अभी श्रीलंका भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है ज़रा मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में वो भी आपको बताऊंगा। देन एक और रेलिवेंट टॉपिक है जहां पे बात की जा रही है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक नया लोन प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ के साथ में। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है और कहाँ पर इन्होंने ये सारा डिस्कशन किया है, एक नई मीटिंग चर्चा है में दोस्तों, एक ऐसी मीटिंग जिसको लेकर यूपीएससी ने 3 से 4 बार सवाल पूछे हुए हैं, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर आज के हमारे एडिटोरियल हैं। एडिटोरियल अगर आप देखते हो आज के न्यूज़पेपर के तो 3 मोस्ट रेलिवेंट एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स। आपने देखा हाल ही में जो H5N1 का जो केस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आया, उसको लेकर राइटर ने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन किया है कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इसके अंदर में कुछ सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अभी आपको पता हो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अपना एक जजमेंट आया है, जिसमें यहाँ पर ईवीएम को सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब क्यों है डिसअपॉइंटिंग वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल या आर्टिकल ऑफ द डे, और आज का मेंस का जो क्वेश्चन है हमारा वो भी आपको इसी आर्टिकल से रिलेटेड मिलने वाला है।
तो दोस्तों भारत के अंदर में 83,000 से ज़्यादा जो पेटेंट्स हैं वो यहाँ पर फाइल करे गए हैं। एक बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है 24.6% की। क्या है पर्टिकुलर इशू, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का हमारा कवरेज का एक ओवरव्यू कि क्या क्या इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों बात हो रही है इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये हो सकता है गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन कब? जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है दोस्तों ये एक अरेस्ट वारंट जारी करेगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये आखिरकार पूरा मैटर क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कहना चाहता है और एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, जरा मैं आपको बताता हूँ। ये आपने यहाँ पर द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। अब पूरा आर्टिकल नहीं है, पूरे आर्टिकल से काफ़ी सारी चीज़ें देख, जैसे पहले पूरा आर्टिकल लगाते थे उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ती थी, नहीं दिखाई पड़ती थी, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल से हर एक चीज़ आपको क्लियरली नजर आएगी, सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो अखबार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉइंट्स हैं क्या क्या निकल कर आते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने 29 अप्रैल में, ठीक है, यानी कि बात हो रही है कल की तारीख की, तो कल अपनी यहाँ पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो एक अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, जिससे यहाँ पर इजराइल की चिंताएं बढ़ेंगी डेफिनेटली। इससे क्या होगा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो दोस्तों अलग अलग देशों के विजिट पर नहीं जा सकेंगे अगर ये एक बार अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो। क्योंकि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यह है कि दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद में आपको पता होगा, वैसे 7 अक्टूबर में हमास ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर में, उसके बाद दोस्तों इजराइल ने इतना ज़्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन मचाया है गाज़ा पट्टी के पास या गाज़ा पट्टी के अंदर, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। इवन यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे में एटलीस्ट 22 लोगों की जान गई थी, जिसमें 6 वेमेन 5 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहना है। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना दोस्तों, इन्होंने 3 साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था कि भाई कहीं ना कहीं 2014 में जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हुआ था उसमें इजराइल ने वॉर क्राइम्स करे हैं, भारी भरकम यहाँ पर कह सकते हो लोगों को मारा है, ऐसा यहाँ पर इल्ज़ाम है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्या हो सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के माध्यम से। समझ गए? अब दोस्तों जैसी ये सारी बातें सामने आई तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका कहना यह है कि देखिए हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो यहाँ पर इसके बिल्कुल खिलाफ है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट जारी भी करेगा तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बात ख़त्म, कर लो क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर ये लगातार आप इस तरीके से हमको धमका रहे हो, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, बंद कर रहे हो। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में इकलौती डेमोक्रेसी है इजराइल, पूरे दुनिया का इकलौता जोइश स्टेट है इजराइल, उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से आप फोर्स डालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर वॉर्स हो रहे हैं तो दोनों की साइड से, दोनों तरफ से यहाँ पर दोस्तों जो अटैक्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर ये भी कहना है कि देखो इजराइल यूएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है। अमेरिका, जैसे अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं ना, 50 राज्यों से मिलकर यूएस से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कभी कभी बोला जाता है उसका 51वां यानी 51वां जो स्टेट है वो इजराइल है। इजराइल और यूएसए के अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी इसमें हो सकता है कि जो अमेरिका है वो थोड़ा सा बीच में आए और इस इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है इसको थोड़ा सा रोके। क्योंकि इतिहास अगर हम देखें तो यूएसए कहीं ना कहीं आईसीसी के ऊपर में पहले सैंक्शंस भी लगा चुका है जब आईसीसी यूएसए के खिलाफ गया था। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है आने वाले समय पर। बट अभी तक सिचुएशन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इसी हमारे आर्टिकल के अंदर में बोला जा रहा है इजराइल का जो ये खतरनाक ऑफेंसिव देखने को मिला है फिलिस्तीन में वो कहाँ तक पहुँच गया है। जो ये 7 अक्टूबर को पूरा का पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इजराइल के अंदर 1200 लोगों की जान गई थी, ज़्यादातर सिविलियंस थे। साथ ही साथ में 250 लोगों को दोस्तों यहाँ पर होस्टेजेस बनाया गया, उनको यहाँ पे कह सकते हो पकड़ कर ले गए थे ये हमास के लोग। अब ये हुआ 7 अक्टूबर को, लेकिन उसके अगले दिन से ही यहाँ पर उसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक्स लॉन्च करे, जिसकी वजह से
34,000 जो पैलेस्टीनियंस है वो मारे गए, जिसमें वेमेन, चिल्ड्रन सभी यहाँ पर व्यक्ति प्रेजेंट थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी तक अगर हम 26 अप्रैल 2024 तक कैजुअलिटीज़ को देखें तो एक ग्राफ प्रेजेंट किया है द हिंदू वालों ने। इन्होंने बोला है कि पैलेस्टीनियन की जो डेथ है दोस्तों वो 34,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें से 14,500 चिल्ड्रन है और 9,500 वेमेन है, जिनको ख़त्म कर दिया गया है इस पूरे अटैक्स के अंदर में, जो इजराइल की साइड से हुए हैं गाज़ा पट्टी पर। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यहाँ पर बीच में आ रहा है। इजराइल ने यहाँ पर ब्लेम किया है सीधा सीधा हमास को कि ये शुरुआत हमास की साइड से की गई और हमास ने जो ये किया जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है, इजराइल का कहना यह है कि हमारा मेन टारगेट है हमास को ख़त्म करना। हम नहीं चाहते जो आम सिविलियन से मुँह मारे जाएं, बट हमास उनको आगे कर देता है तो हम उसमें क्या करें। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वॉर आपको देखने को मिल रहा है, इस पूरे वॉर में गाज़ा पट्टी की जो आबादी 80% जो पॉपुलेशन है वो अपने घर से निकलकर इधर उधर बस चुके हैं, कई बार भुखमरी से गुजर रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आया है। ठीक है, अभी इजराइल ने डिसाइड किया कि हम रफ़ा पर अटैक करेंगे। गाज़ा का ही एक शहर है, बड़ा शहर है रफ़ा, वहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बट यूएसए ने अभी यहाँ पर इजराइल को रोका हुआ भी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बट इजराइल का कहना यह है कि जो रफ़ा है दोस्तों, इस पर अटैक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमास का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे अभी भी जो हमास के फाइटर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जो इजराइल का टारगेट है वो है यहाँ पर क्या करना, हमास को ख़त्म करना। और इजराइल ये बोलता है कि जो हमास है वो यहाँ पर बोल चुका है कि हम अपने बाकी सारे जो होस्टेजेस है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था इजराइल के कई सारे लोगों को बंदी बनाकर हमास के लोगों ने गाज़ा पट्टी में रख रखा है। तो हमास का ये कहना है कि हम तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता और इस वॉर के ऊपर में एक पूर्ण विराम नहीं लग जाता। ये जो वॉर है ये एंड नहीं हो जाता, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने क्या किया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना यहाँ पर यह है कि वॉर तो एंड नहीं होगी, वॉर ख़त्म नहीं होगी, इजराइल लगातार इस प्रकार से अटैक्स करता रहेगा जब तक हमास पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसा यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है। बट देखते हैं अभी धीरे धीरे क्या क्या सिनेरियोज़ यहाँ पर निकल कर आते हैं आने वाले समय पर, समझ गए। क्योंकि अभी दोस्तों यूएस हो गया, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, ये वो कंट्रीज़ है जो लगातार इजराइल को पुश कर रही हैं कि वो यहाँ पर हमास के इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करे और अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर ही सही यहाँ पर सीज फायर लगाया जाए, ये गोलीबारियाँ बंद की जाए, क्योंकि लगातार इजराइल अभी तक गाज़ा पट्टी पर बम बरसा रहा है, अटैक्स कर रहा है, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। नाउ ये तो हो गया हमारा प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल कि द हिंदू अखबार में जो ये आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट हैं। अब दोस्तों करना क्या है कि भाई इस आर्टिकल से हमारे लिए एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, वो क्या है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो फैक्चुअल डेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले इस आर्टिकल से आपने एक इंपॉर्टेंट बॉडी निकालनी होगी जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसी की वजह से पूरा चर्चा हो रही है। क्या है आईसीसी, जरा जानते हैं, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 2 का आपका हिस्सा है ये। तो दोस्तों ये जो आईसीसी है ये एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, इंटरनेशनल लेवल का एक कोर्ट। कहोगे एक मिनट, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का भी नाम सुना है। हाँ दोस्तों, ये दोनों अलग अलग कोर्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और दूसरी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी मानते हैं और कायदे में यहाँ पर एक बड़ा कोर्ट भी माना जाता है ना। और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, दोनों के हेडक्वार्टर ही नीदरलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, द हेग के अंदर में। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी, इसको लाया गया था 1998 में एक रोम स्टैट्यूट के माध्यम से, और इसने काम करना शुरू किया 1 जुलाई 2002 से, जब ये पूरी तरह से वर्किंग में आया। और इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेन काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। कुछ पर्टिकुलर मैटर्स हैं जो बड़े बड़े क्राइम हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से संबंधित है, कहीं पर जीनोसाइड हुआ है, कहीं पर वॉर क्राइम हुआ है, कहीं पर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में अपराध हो रहा है, तो उन सब समस्याओं को यहाँ पर हैंडल करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट्स पब्लिश करना, वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम है। और इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड के अंदर। ध्यान रखिएगा, मेंबर्स की बात करेंगे तो 123 देश ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फॉलो करते हैं, यानी आईसीसी ने जो बात बोल दी उसको वो मानेंगे। 123 देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने इसको साइन कर रखा है।
जबकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में आपका अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इवन इंडिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इवन इंडिया भी दोस्तों एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करता। हम किसको मानते हैं? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानते हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, और दोनों में दोस्तों सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है। वैसे दोनों के हेडक्वार्टर नीदरलैंड में ही है, ध्यान रखिएगा, हेग के अंदर में। तो अभी जो यहाँ पे पूरा का पूरा कंसर्न आया है, या अभी इजराइल के खिलाफ एक कह सकते हो अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, वो कौन सी बॉडी है? वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी बातें कुछ कंट्रीज मानती हैं, कुछ नहीं मानती। जैसा आप देख पाओगे, ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ग्रीन कंट्रीज है, वो सब यहाँ पर आईसीसी को एक्सेप्ट करती हैं। इंडिया यहाँ पर इसको साइन नहीं किया है, तो इंडिया यहाँ पर इसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो कहने का मतलब है इतने सारे देश, पूरा का पूरा यूरोप हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा हो गया ऊपर, इधर साउथ अमेरिका पूरा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दोस्तों। नीचे साउथ अफ्रीका, ये सब वो देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फॉलो करते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर अरेस्ट वारंट जारी कर देता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, चलो अगर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है तो होगा क्या? होगा यहाँ पे दोस्तों ये कि इन देशों को ये पावर मिल जाएगी कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इन देशों में कहीं पर आते हैं तो ये देश उसको अरेस्ट कर सकता है। समझ गए? तो बेंजामिन नेतन्याहू कहीं यहाँ से निकलकर यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में वहाँ पे उस कंट्री की पुलिस अरेस्ट कर लेगी उनको। ये पावर उनको मिल जाएगी अगर ये अरेस्ट वारंट जारी होता है तो, सभी देशों को जो भी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय पर दोस्तों इजराइल और इंडिया के रिलेशंस में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं अगर ये अरेस्ट वारंट जारी होता है तो। आपको ये केस पता होगा व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने भी यहाँ पर यूक्रेन पर कई सारे अटैक करे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, बार बार जस्टिस निकल रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था पुतिन के खिलाफ। तो आपको पता होगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अंदर में समिट भी था ब्रिक्स का, तो व्लादिमीर पुतिन नहीं गए। क्यों? अगर जाते तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका पॉसिबली है कि अरेस्ट कर लेता व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि इन देशों को यहाँ पर फिर वो पावर मिल जाती है। समझ गए इस बात को कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? तो केवल 123 देश जो हैं आज के समय पर इसका हिस्सा हैं। इसको फंडिंग कौन करता है? तो इस पूरे कोर्ट को यहाँ पर फंडिंग की जाती है इसी के मेंबर्स के माध्यम से। जो अलग अलग स्टेट पार्टीज है वो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस करती हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पैसा देती है, इंडिविजुअल पैसा देते हैं, डोनेशंस आते हैं कॉरपोरेशंस की साइड से, बड़ी बड़ी कंपनीज की साइड से, तब जाके यहाँ पर ये पूरा कोर्ट वर्क करता है। और ध्यान रखिएगा इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में। इसमें जजेस कितने होते हैं? तो दोस्तों इस कोर्ट में 18 जज प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि हर अलग अलग देश से आते हैं। ऐसे नहीं केवल एक ही देश के होंगे, क्योंकि कई सारी कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। और फिर वो 18 जजेस 9 साल तक यहाँ पर इलेक्ट करके रखे जाते हैं। और इसकी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में होती है? इन 18 में से 3 जजेस के हाथ में। इन 3 जज को निकाला जाता है इन 18 में से, एक को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट और 2 को बना दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। समझ गए? ये बड़े बड़े मैटर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। फिर इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कुछ जुडिशियल डिविजन्स बांटी गई हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग 3 डिवीजन में 18 जजों को बांटा गया है। एक डिवीजन है प्री ट्रायल डिवीजन, दूसरी है ट्रायल डिवीजन एंड तीसरी है अपील्स डिवीजन। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। समझ गए? अब पावर्स क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास में? कई सारी पावर्स हैं भाई। जो देश यहाँ पर इसको फॉलो करता है, इसकी बातें मानता है, अगर वो कोई अपराध कर रहा है उनके केसेस को यहाँ पर हैंडल करता है, उनके केसेस को यहाँ पर ये सुन सकता है। वैसा भी यहाँ पर इंडिया इसको फॉलो नहीं करता, तो इंडिया का यहाँ पर कोई मैटर ये देखेगा ही नहीं। अगर हमारा कोई मैटर होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं? हम जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसको वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं। कुलभूषण जाधव जी वाला केस आपको पता होगा, आईसीजे में गया था, जिसको इंडिया ने जीता भी, पाकिस्तान को लेकर वो पर्टिकुलर केस था। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों, अब ये दूसरा वाला बॉडी है, ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये जो आईसीजे है ये हमारे यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। उन 6 में से एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वर्ल्ड कोर्ट भी है। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अगर आप देखोगे तो इसका जो रिलेशन है यूनाइटेड नेशन के साथ में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। समझ गए? बस इसका थोड़ा बहुत कॉपरेशन है यूनाइटेड नेशन के साथ में, वैसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको प्रीलिम्स में 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे,
यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है क्या इसका कोई संबंध है यूनाइटेड नेशन के साथ में? नहीं, डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ऑफ जस्टिस का डायरेक्ट संबंध है। इवन कोर्ट ऑफ जस्टिस तो खुद यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों ये जो आईसीजे है बड़े बड़े दुनिया भर के डिस्प्यूट्स को सेटल करने में कैपेबल माना जाता है। इस बॉडी को बनाया गया था जून 1945 में यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर के माध्यम से। फिर इस बॉडी ने काम करना शुरू किया अगले साल अप्रैल 1946 में। इस कोर्ट की जो सीट है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नीदरलैंड के अंदर हेग में है। और मैं आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहो तो इसको लिख लेना या मार्क कर लेना। हमारे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसका एक ऑर्गन ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों यहाँ पर जो ये 6 ऑर्गन्स हैं ना, इन 6 में से इकलौता ऑर्गन यही है, इकलौता ऑर्गन यही वर्ल्ड कोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। पता है, इन यूएन में से जो ये 6 हैं इनमें से आईसीजे एक लौती बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, बाकी जो 5 हैं उनका सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये बात भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल जो जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है स्पेशली, उसकी जो बात है वो हर कोई मानता है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करती हैं, इवन इंडिया भी है ना। तो ये आपको दोनों ग्रुप्स के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पेशली यूएन के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो आईसीजे को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है तो डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, चाहो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, या इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। लेकिन दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो यार लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पेड ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हुआ क्या है, हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी भारत का मौसम विभाग, इन्होंने एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है केरला के पलक्कड़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ऑरेंज अलर्ट और क्या क्यों जारी किया जाता है ये आपको मैं बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे अपने अखबार के अंदर जो आर्टिकल प्रेजेंट है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो दोस्तों जो आईएमडी है इन्होंने 29 अप्रैल को एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय पर एक हीट वेव के आसार नज़र आ रहे हैं, यानी बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। और साथ ही साथ में केरला के इस डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आप देख पाओगे कुछ और एरियाज़ हैं, कोलम है, थ्रिसुर है, वहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट। इसका मतलब क्या है ज़रा ये तो जाने, क्योंकि इस आर्टिकल में ये चीज़ें एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अब जो एग्जाम में आपसे कुछ पूछा जाएगा, जो फैक्चुअल डेटा है, जो प्रीलिम्स मेंस में पूछा जा सकता है, असल शुरुआत अब यहाँ पर होगी। तो वो तो आपने करंट पढ़ लिया कि हाँ करंट न्यूज़ क्या है, इसको स्टैटिक डेटा से लिंक करते हैं। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, 3 पार्ट आपके आ जाएंगे। एक तो खुद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, दूसरा हीट वेव वाली कंडीशन क्या है, और तीसरा यहाँ पर हीट वेव के जो ये कलर कोडेड मेथड्स हैं, ये अलग अलग कलर है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले कवर करते हैं। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफिक डेटा जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। इस बॉडी को बनाया गया था 1875 में, एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस के तौर पर काम करती है। कहने का मतलब है मौसम विभाग है तो भारत के अंदर में क्या सिचुएशन है, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है, भीषण बारिश होने वाली है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तो उसका एक अनुमान लगाकर डेटा यहाँ पर हमको ये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी हैं वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी होते हैं। और इसी आईएमडी के 6 अलग अलग रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक सेंटर के अंदर में जो हर एक सेंटर है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर अगर आप देख पाओगे है ना, वो आपको नज़र आएगा। और कई सारी जगह पर सेंटर्स जैसे मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी। इसका मेन काम क्या है, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है फोरकास्ट करके प्रोवाइड करवाना है। स्पेशली कौन सी इन्फॉर्मेशन, हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित, इरीगेशन से संबंधित, है ना, बारिश या फिर वेदर से संबंधित, कहीं पर बहुत बड़ा स्टॉर्म आंधी आने वाली है, भारी बारिश होने वाली है, भीषण ठंड पड़ने वाली है, गर्मी बिकट करके पड़ने वाली है, या हीट वेव्स आने वाले हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर ये क्या करता है, हमें एक प्रेडिक्शन करके बताता है कि ये सिचुएशन होने वाला है। तो उसकी भविष्यवाणी करके यहाँ पे हमें डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है ताकि हम यहाँ पर एक्शन लें, तैयार रहें उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो आईएमडी आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। तो ये इस आर्टिकल का पार्ट 1 कवर हुआ। अब पार्ट 2 आता है,
यहाँ पे बात होती है हीट वेव के बारे में। आखिरकार क्या हीट वेव होती हैं जिसको लेकर इतना बड़ा पूरा मुद्दा चल रहा है। हीट वेव दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अचानक से गर्मी का बढ़ जाना। जैसे अगर हम बात करें तो मान लो कुछ प्लेन एरियाज़ हैं हमारे और कुछ हमारे हिली एरियाज़ हैं, यानी पहाड़ी इलाके। तो जो प्लेन एरिया है यहाँ पे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस होता है और पहाड़ी इलाकों में मान लो आपका नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब अचानक से यहाँ पर एक झटके में, अचानक से, ध्यान रखना, सडनली यहाँ पे अगर 6 से 7 डिग्री या 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए अचानक से, तो एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी। उसी को हम हीट वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये 40 डिग्री से अचानक से 45 या 46 डिग्री हो जाए, ये 30 से अचानक से यहाँ पे 35 या 36 डिग्री हो जाए, तो वो हीट वेव वाली कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हीट वेव हो गया, सडनली यहाँ पर इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आगे आते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने पार्ट 2 तो कवर किया, अब पार्ट 3 पर आते हैं इस आर्टिकल के। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन को देख करके, ठंड बहुत पड़ने वाली है, गर्मी बहुत पड़ने वाली है, बारिश बहुत आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, तो उसको लेकर ये अलग अलग प्रकार के कलर कोडेड वार्निंग देता है। 4 प्रकार की यहाँ पर एक कलर कोडेड वार्निंग होती है, रेड वार्निंग, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं इन अलग अलग कलर का मतलब क्या है। अगर मान लो किसी एरिया में आईएमडी बोलता है कि भाई यहाँ पर आपको हम ग्रीन अलर्ट दे रहे हैं, तो ग्रीन अलर्ट मतलब ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, आपको कहीं पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पर येलो अलर्ट देते हैं, जैसे अभी कुछ एरियाज़ में येलो अलर्ट दिया है हीट वेव को लेकर। येलो अलर्ट का मतलब है भैया जागरूक रहें। येलो अलर्ट का मतलब यहाँ पर यह थोड़ा बहुत आसार दिख रहे हैं कि आपका जो वेदर है वो थोड़ा सा बेकार होता चले जा रहा है और धीरे धीरे करके सिचुएशन और वर्स होती चली जाएगी। फिर तीसरा आता है ऑरेंज यानी एम्बर। तो ये जो ऑरेंज अलर्ट है इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें। ऑरेंज अलर्ट बेसिकली कह सकते हो एक प्रकार की वार्निंग होती है जो दी जाती है वेदर को देखते हुए। तो अभी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया केरला के अंदर में कि भाई आप तैयार रहें, ऐसा सिचुएशन होने वाला है। फिर आता है एक रेड अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन, फटाफट यहाँ पर अब आपको एक्शन लेना है कि भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से अब सिचुएशन आ चुकी है, सामने आ चुकी है, अब यहाँ पर तुरंत आपने यहाँ पर एक्शन लेना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना होगा। तो इस प्रकार से 4 कलर कोड्स आईएमडी जारी करता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में साल 2022 में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न था डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। समझ गए? तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इस वजह से कह रहा हूँ ध्यान से सुनते हुए चलना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज के अखबार का तीसरा आर्टिकल है। बात यह है कि जो हमारी सरयू नदी है दोस्तों, सरयू नदी से एक पवित्र नदी कहलाती है, वहाँ से कुछ पानी जो है वो ले जाया जा रहा है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में एक नया मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है सीता अम्मा टेम्पल। तो इस टेम्पल के उद्घाटन के दौरान दोस्तों यहाँ पर ये जो वाटर है वो मंगाया गया, ये होली वाटर यहाँ पर मंगाया गया। इवन इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन किया है, जिन लोगों ने जो बनवाया है ये मंदिर, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंडिया से डिमांड की भाई हमें सरयू नदी का पानी भिजवा दो, जिस वजह से यहाँ पर दोस्तों ये पूरा टेम्पल न्यूज़ में बना हुआ है। ये देख पाओगे, द हिंदू वालों ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, कि सरयू नदी से जो पानी है दोस्तों वो भेजा जाएगा श्रीलंका में इस मंदिर के उद्घाटन के लिए। एक ऐसा मंदिर जो कि माँ सीता को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। और ये जो मतलब मंदिर है इसका उद्घाटन वगैरह होगा, कब होगा? 19 मई को होने वाला ये उद्घाटन, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया डेट। अब देखो एग्जाम में कुछ यहाँ से तो नहीं बनेगा, ये तो आपका न्यूज़ बना हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, वो फैक्चुअल डेटा क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको सरयू नदी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मंदिर का लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे भी हमने मंदिर की बात की, जो सीता अम्मा टेम्पल है ये कहाँ पर है? श्रीलंका में। दूसरी बात, सरयू नदी की बात करेंगे तो सरयू नदी एक वो नदी है जो भारत के उत्तराखंड और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश से बहती हुई गुजरती है। ये जो नदी है दोस्तों, इसका एक बहुत पुराना कह सकते हो इतिहास है और एक बहुत इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलता है। इस नदी के बारे में वेद में, हमारे जो वेद हैं, उसके अलावा रामायण है, वहाँ पर भी मेंशन किया गया है। जो ये नदी है कहाँ पे बनती है? जो रिवर करनाली और महाकाली जहाँ पे मिलती है वहीं से ये नदी बनकर आती है और फिर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की भी एक ट्राइब्यूटरी है ये सरयू नदी, ठीक है। जो रामनवमी का यहाँ पर हमारा एक बहुत पवित्र
जो पर्व होता है दोस्तों, उस दौरान कह सकते हो कि लॉर्ड राम जी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। हज़ारों लोग दोस्तों सारू नदी के अंदर में जाकर नहाते हैं, स्नान करते हैं अयोध्या में। तो ये सारू नदी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मंदिर का लोकेशन देख पाओगे, यूपीएससी ने साल 2019 में एक बार लोकेशन पूछा, वेयर इज़ द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड। जो विरूपक्षा टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो ये भी आज के हमारे द हिंदू अखबार में प्रेजेंट है। बात हो रही है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो अभी एक नया लोन प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं जॉर्गिविया, उनके साथ में। यानी थोड़े और पैसे मांगने की बात कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट ऑलरेडी उठा चुका है। तो हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से बताता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ के साथ में थोड़ा मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरा मीटिंग चल रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉडी के बारे में ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये पूरा समिट चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। तो उसी के साइडलाइन में दोस्तों ये जाकर मिलते हैं आईएमएफ की चीफ के साथ में। और चीफ के साथ में मिलते हुए पैसों की मांग कर ली। उनसे बोला कि भाई वो सपोर्ट करें पाकिस्तान को, है ना, थोड़ा यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड करवाएं जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो पाए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले साल जून में ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के माध्यम से $3 बिलियन लेने में सफल रहा। ठीक है, जिसका यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को स्थिर बनाने में, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है। बट सिचुएशन क्या है वो आपको पता ही है। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि हम लगातार काम कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, है ना। और साथ ही साथ में जो अब की बार ये पैसा उठाया जा रहा है, अब की बार जब ये पैसा लेंगे आईएमएफ से, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 से 23 बार पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा ले चुका है। अगर ये अब की बार ये सिक्योर कर पाते हैं तो पाकिस्तान 24वीं बार आईएमएफ से ये सपोर्ट ले रहा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सपोर्ट ले रहा होगा। अब सिचुएशन क्या है ये आपको पता है भाई, कंट्री के हालात अच्छे नहीं है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, जिस बेसिस पर यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की बात कर रहे हैं जिससे अपने देश की इकॉनमी को स्टेबल बना पाएँ। बट क्या एग्ज़ाम में आपको ये जो आर्टिकल है केवल आर्टिकल हेल्प करेगा? नहीं, ये न्यूज़ आर्टिकल केवल आपको हेल्प नहीं करेगा, न्यूज़ आर्टिकल के बियॉन्ड जाना होगा। क्या पढ़ना होगा? अब असल शुरुआत होगी भाई एग्ज़ाम में क्या आ सकता है इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो दो चीज़ें दोस्तों इस आर्टिकल में हैं। एक तो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, इंपॉर्टेंट बॉडी है। दूसरा यहाँ पे आ गया है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ज़रा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कितना रेलिवेंट है। थोड़ी देर बने रहना इस आर्टिकल में, आपको पता चल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा। कोई इसका प्रॉफिट वगैरह कमाने का मेन मकसद है नहीं। इस बॉडी को 1971 में बनाया गया था स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में। ये जो बॉडी है इसका मेन मिशन क्या है? इसका मेन मिशन है सभी देश जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रेजेंट होते हैं उनको आपस में लेकर आना, उनके बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक रिलेशंस को और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत करने के ऊपर ये स्पेशल फोकस करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? फाउंडर है क्लॉस स्क्वैब, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों वो कई सारी प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी पब्लिश करता है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के नाम ध्यान रखने होंगे, रट लेना, ये रटने वाली इंफॉर्मेशन है और बहुत काम की है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स WEF पब्लिश करता है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ दोस्तों? फिर से देखो, यूपीएससी ने 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रैंकिंग है दोस्तों वो कौन सा देश देता है, सॉरी वो कौन सी बॉडी देती है? तो यहाँ पर वो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया ही था, ये आप देख पाओगे। केवल यही कहानी नहीं रुकती है, ये देखो यूपीएससी ने 2009 में भी एक सवाल पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? तो क्लॉस स्क्वैब, अभी पढ़ा था नाम। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो 2019 में अगेन कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट
किसके थ्रू पब्लिश की जाती है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन समझ गए इस बॉडी का इंपॉर्टेंस? तो ये चीज़ें हैं जो एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं, आर्टिकल से निकाल के पढ़ना होगा। अभी कहानी रुकी नहीं है, आगे देखो। दूसरा पार्ट क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान किससे पैसा मांग रहा है? आईएमएफ से पैसा मांग रहा है। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद यहाँ पर इस बॉडी को वर्ल्ड बैंक के साथ बनाया गया, ताकि जो दुनिया भर में अलग अलग देशों की हालत हो चुकी थी, इकॉनमी अनस्टेबल हो चुकी थी, उसको वापस से ठीक किया जा सके। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दोस्तों, इस प्रकार की बॉडी को यहाँ पर बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, कई सारी कंट्रीज आज के समय पर इसका हिस्सा है। भारत ने ऑलरेडी देश की आज़ादी से पहले 27 दिसंबर 1945 में आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था। आईएमएफ का मेन पर्पस क्या है? कोई देश डूब रहा है, उसकी इकॉनमी को यहाँ पर स्टेबल बना के रखना, उसको सपोर्ट करना, वो इसका मेन पर्पस है। एक चीज़ और, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो 2 प्रकार की रिपोर्ट्स आईएमएफ पब्लिश करता है। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी ने 2016 में यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा, आप खुद चेक कर सकते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके थ्रू प्रिपेयर की जाती है, कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ फाइनली आता है आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास में आज 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स हैं जिसको लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे H5N1 के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, सवाल बना हुआ है क्या है पर्टिकुलर इशू। फिर हम AVM और VVPAT का केस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में ये जो हमारा पेटेंट राइट्स का केस है वो क्या कहता है, वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले एडिटोरियल की तरफ। तो ये जो एडिटोरियल दोस्तों आज के अखबार में श्रेया पादुकोण ने लिखा हुआ है, ये बात करती हैं द पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स। पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं स्पेशली। देखो कई सारी जगह पर मुर्गे मुर्गियों को पाला जा रहा है ना। जो यहाँ पे पाल रहे हैं, जो पोल्ट्री फार्म दोस्तों, वो भरा हुआ है। मतलब एक हद से ज़्यादा बुरे हालत में मुर्गे मुर्गियों को पाल रहे हैं, बस खाली उनको प्रॉफिट कमाने का मेन मकसद है कि खूब पैसा कमा लें। और जिस तरीके से उनको रख रखा है वो भी कंडीशन बहुत बुरी है, जिसको लेकर ऑलरेडी अलग अलग बॉडीज़ चेतावनी दे चुकी हैं कि भाई इससे पोल्यूशन और बढ़ रहा है कम होने की बजाय, और डेंजरस पोल्यूशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है जो मानव के लिए खतरा है। तो वही यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि भारत के जो एनवायरनमेंट को लेकर लॉज वगैरह हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मजबूत करना होगा, सख्त करना होगा। और स्पेशली जो एनिमल वेलफेयर है, ये जो जानवर हैं उनका कल्याण करना, वो हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल वेलफेयर पर ध्यान रखना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई इससे क्या होगा, हम अपने पब्लिक हेल्थ, इकोसिस्टम, इन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर एनिमल वेलफेयर के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना हज़ारों प्रकार की बीमारियां आएंगी, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट पड़ेंगे देश के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर में, जैसा हमने ऑलरेडी कोविड-19 के समय पर देखा। तो राइटर क्या बोलती हैं? राइटर का कहना यह है कि अभी हाल ही में H5N1 के जो केसेस हैं वो हमको नज़र आए। H5N1 कहने का मतलब है बर्ड फ्लू की बात हो रही है दोस्तों। मैंने पढ़ाया ना कई बार बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के केसेस केरला में देखने को मिले और कुछ कंट्रीज़ में बर्ड फ्लू के केसेस सीधा काऊ के अंदर ट्रांसफ़र हुए। तो उसके बारे में राइटर बोलते हैं जो पहला H5N1 का इन्फेक्शन था वो ह्यूमंस के अंदर में जो पाया गया वो डायरेक्टली मुर्गों से गया था, डायरेक्टली चिकन से यहाँ पर ह्यूमन के अंदर में पाया गया। और ये पहला इन्फेक्शन हांगकांग में देखने को मिला था 1997 में। और इंडिया में जो पहला H5N1 का पेशेंट था, यानी पहला इंसानी मरीज, ध्यान रखना एक इंसान को बहुत रेयरली होता है ये बर्ड फ्लू। तो इंडिया में जो फर्स्ट H5N1 का पेशेंट था उसको रिपोर्ट किया गया 2006 में महाराष्ट्र के अंदर। और फिर उसके बाद इस बीमारी का आउटब्रेक दिसंबर 2020 में देखने को मिला। भारी भरकम तरीके से ये बीमारी फैलनी स्टार्ट हो गई। 2021 में 15 राज्यों में फैल चुकी थी। ये पैथोजन कई सारी प्रकार की जो कह सकते हो कि बाधाएं हैं वो लोगों के लिए लेकर आ रहा था। इवन यही पैथोजन दोस्तों कहीं ना कहीं आर्कटिक के अंदर में पोलर बियर्स की मृत्यु का कारण बनता चले जा रहा था। एंटार्कटिक के अंदर में जो सील्स है वो यहाँ पर मारी जा रही थी, स्पेशली सीगल्स। तो जानवर तो अलग मर रहे थे, लेकिन ह्यूमंस के अंदर भी दोस्तों ये वायरस पाया गया। वायरस कह रहा हूँ H5N1 पाया गया।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि जो H5N1 है, ये जो इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, ये एवियन इन्फ्लुएंजा, ये बर्ड फ्लू इतना खतरनाक है कि इसका फर्टिलिटी रेट 52% है, 50% से ज़्यादा। कहने का मतलब है कि अगर 800 लोगों को हो जाए तो उसमें से 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाएगी। और ऐसा हुआ है 2003 से अभी तक 888 लोगों में देखने को मिला, जिसमें से 463 लोगों की जान गई है। तो अपने आप में ऑब्वियसली ये एक चिंताजनक बात है। हम नहीं चाहते कि बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर ये बीमारी फैले, है ना। उसी चीज़ के ऊपर राइटर फोकस करती हैं। राइटर का कहना यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? चिकन्स को जिस तरीके से रखा जा रहा है वायर्ड केजेस के अंदर में, इस तरीके से यहाँ पर आपको पोल्ट्री फार्म्स आपको नजर आएंगे दोस्तों। और कई सारी जगह पर अलग अलग इस तरीके से जाल बना दिए गए हैं, केज बना दिए गए हैं, और उस केज में पूरी तरह से यहाँ पर उनको भर दिया गया है। इन चिकन्स को हाई डेंसिटीज के अंदर में यहाँ पर इनको भर दिया गया है, जिसकी वजह से सीधा सीधा एक पोल्यूशन हो रहा है। इवन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नाम की जो बॉडी है दोस्तों, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करती है, उन्होंने ये बोला जो ये पोल्ट्री यूनिट्स हैं जिसमें 5000 से ज़्यादा बर्ड्स प्रेजेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेगुलेशन ज़रूरी है ताकि सही तरीके से इनको ऑपरेट कर सकें। भाई कोई मेथड तो अपनाएं। वो ऐसी उल्टा सीधा भर रहे हैं। कैपेसिटी है 100 की और उन्होंने डाल दी उसमें 1000। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, स्पेशली पोल्ट्री वाली दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इवन यहाँ पर हमारे जो नियम है पोल्यूशन के, वो ऑलरेडी वो वायलेट कर चुकी हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम उस पर फिर भी ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। पोल्ट्री फार्मर्स काफ़ी मुश्किल आज के समय पर देखने को मिल रही है उनकी इस इंडस्ट्री से बाहर निकलने के लिए। भाई लॉस हो रहा है फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जिस चक्कर में कहीं ना कहीं जो बीमारियाँ हैं वो फैल सकती हैं। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बड़े मात्रा में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर उनको कोई बीमारी ना लगे और उनकी जो ग्रोथ है वो होती रहे लगातार, जिससे अच्छा खासा पैसा वो कमा सकें। क्योंकि जिस तरीके से प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है उस तरीके से इसको उगाना भी पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा। तो बहुत सारी दवाइयाँ यानी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग। और अलग अलग प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और WHO ने यहाँ पर इसको रिकमेंड भी किया है, बोला भी है कि यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके ये दे सकते हो, जिससे कोई बीमारी जो है दोस्तों वो ना फैले, है ना। इससे क्या होगा, डिजीज़ है, मोर्टेलिटी है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन पता है एक और चीज़ है, आप जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे देते हो या फिर एक तरीके से एंटीबायोटिक्स मतलब नहीं देते हो, अपने प्रॉपर मेथड से नहीं देते हो, तो इससे क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। वही दवाई यहाँ पर उस जानवर के लिए खतरा बन सकती है। और आजकल जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जो पोल्ट्री वगैरह में रखे गए हैं, वो हेविली स्टॉक किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो कंडीशंस है वो बहुत ही गंदी है, उसमें ही रखा गया है। और इसकी वजह से कई सारे एनिमल्स की उसी जाल में बंदे बंदे जान भी चली जाती है। तो ये एनिमल्स के वेलफेयर के खिलाफ भी है, समझ गए। और यहाँ पे जो एमिशन हो रहा है, उस एमिशन से अगर आप देखोगे एटमॉस्फेयर डैमेज हो रहा है, वहीं से जो इतना सारा प्रदूषण निकल रहा है वो पानी में मिलता चले जा रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। और इस इंडस्ट्री से जो दिक्कत है वो ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स या एनवायरमेंट हमारा फेस करता हुआ नजर आएगा। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सख्त ज़रूरत है कि इस पोल्ट्री फार्म को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेकर आने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन्हीं फार्म में से बहुत सारा मल आ रहा है, बहुत सारा फीकल मैटर देखने को मिलता है। वो मल कई बार यूज़ कर लेते हैं, बट दोस्तों वो मल इकट्ठा करते रहते हैं, जमा होता रहता है। और जमा होते होते अगर आप देखोगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, उस पर मक्खियां बैठती हैं, फ्लाइज बैठती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स को यहाँ पर बोला गया है वो अपने इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते रहें अपने घरों के अंदर में, ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पोल्ट्री फार्म्स में नज़र आ रही है। इवन जानवरों को इस तरीके से रखना, भाई एक छोटे से केज के अंदर में इतने सारे को भर देना कि वो आपस में मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, हिल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये तो खुद यहाँ पर जानवर के ऊपर एक निर्दयता दिखाना हुआ ना। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप उठाया जा रहा है ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अगेंस्ट में है। हमारे पास में ऑलरेडी कानून है
जो जानवर के ऊपर निर्दयता को रोकने का काम करता है, बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर भी हम एनिमल्स को अननेसेसरी पेन दे रहे हैं, सफरिंग्स दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर बोली गई। तो उसके बाद इनका कहना यह है कि हमें करना क्या है, हमें कुछ लीगल रिफॉर्म्स, कुछ लीगल सुधार की ज़रूरत है। राइटर ये बोलती हैं जो हमारा 269th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 2017 में, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया। उन्होंने बोला कि जब आप एंटीबायोटिक्स देने के लिए अलाउ कर रहे हो और एंटीबायोटिक्स ज़्यादा दोगे तो इससे क्या हो सकता है, पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आप कितनी भी दवाइयाँ दे लोगे उन पे काम नहीं करेगी। और वही आप कह सकते हो कि एज अ मीट कंज्यूम किया जा रहा है, उनके एग्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो वो चिकन सेफ नहीं रहेगा। और यहीं यहाँ पर क्या है, एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि हमें ड्राफ्ट रूल्स की ज़रूरत है। हमें जो ये चिकन है उसके वेलफेयर की ज़रूरत है, क्योंकि उस चिकन का यूज़ हो रहा है मीट के तौर पर, एग इंडस्ट्रीज़ के तौर पर। ठीक है, अंडा मीट यहीं से आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो हमें इन एनिमल वेलफेयर को अपनाना होगा ताकि एक सेफ फूड दिया जा सके लोगों को। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने ये वेलफेयर के ऊपर नहीं ध्यान दिया तो वो सेफ फूड नहीं मिल पाएगा लोगों को। और सेफ फूड ना मिलने की वजह से, सेफ फूड तो मिलेगा नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर जो डिजीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो आज के समय पर जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है हमारी, वो हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री ऑरेंज कैटेगरी में रखी गई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो बर्ड फ्लू वाला सिचुएशन आया है, इसी के बहाने हमें थोड़ा सा स्टेप उठाना है और इस सिचुएशन को जो है एड्रेस करना ज़रूरी है हमारे लिए। समझ गए? तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन ये एडिटोरियल राइटर ने क्या क्या बोला, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा भी जान लेते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं भाई H5N1 एग्जैक्टली है क्या। अगर मान लो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, तो मेंस में अगर पूछा जाएगा तो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। तो H5N1 दोस्तों एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये जो वायरस है ये बर्ड्स को अफेक्ट कर सकता है और कभी कभी इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है। इंसानों को वैसे बहुत कम से करता है, बहुत रेयर केसेस हमको नज़र आते हैं। अगर किसी इंसान को होता भी है दोस्तों तो उसमें कुछ लक्षण नज़र आते हैं। वो लक्षण में अगर आप देखोगे तो बुखार होना, सोर थ्रोट, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती हैं। या फिर सांस लेने में परेशानी होना, निमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये कुछ यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। इसको आप एज अ सिम्टम्स देख सकते हो ह्यूमंस के अंदर में। ठीक है, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो एक समय था जब इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारे देश में एक भी केस नहीं था। लेकिन दिसंबर 2020 में ये केस निकल कर आया और 2021 में भरपूर मात्रा में केस निकल कर आने शुरू हो गए और आज सिचुएशन गंभीर है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो देश एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री कंट्री था वो आज के समय पर वो टैग इंडिया से छीन चुका है। हमारे देश में अभी भी ये केसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, कुछ एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कुछ एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर इसकी जो गंभीरता है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। अब इन्फ्लुएंजा वायरस में जैसे आप देखोगे तो दोस्तों इसके खुद अलग अलग प्रकार होते हैं। इन्फ्लुएंजा ABCD करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस है जो कि H5N1 है। ठीक है, आगे आते हैं। तो अगला आर्टिकल जो है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर आप इसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। तो इंडिया का जो पेटेंट आपको फाइलिंग देखने को मिलेगी दोस्तों वो बढ़ गई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। नास्कॉम की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया साल 2023 में 83,000 के आसपास पेटेंट फाइलिंग्स हुई हैं, यानी 24.6% की बढ़ोतरी नज़र आई है। अब ये मामला क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो दोस्तों, होता यह है, पेटेंट क्या होता है भाई, जैसे मान लो आपने कुछ नई चीज़ बनाई, नया आविष्कार किया, नया इनोवेशन लिखा, नया इनोवेशन किया, या सिंपल सी बात है आपने कुछ, आप बड़े लेखक को, आपने एक बड़ी किताब लिखी। अब जब आपने किताब लिखी तो आप नहीं चाहते उसको कोई कॉपी करे, सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रोटेक्शन देनी होगी। प्रोटेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे, उस पर कॉपीराइट ले लोगे। अब कॉपीराइट ले लिया यानी कि आपके पास में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उस बुक को लेकर, कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो आपको परमिशन लेनी होगी, है ना। आपके बिना परमिशन के कर रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसका कॉपीराइट होल्डर आप हैं। तो इससे क्या होगा, आपके इनोवेशन को, आपने जो चीज़ प्रोवाइड करवाई है सोसाइटी को, उसको एक प्रोटेक्शन मिल गई। तो आप उससे क्या करोगे, एक नई किताब लिखोगे। ऐसे ही दोस्तों नए नए इनोवेशंस होते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए आविष्कार किए जाते हैं, उसके ऊपर पेटेंट ले लिया जाता है, उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लिया जाता है।
और वो पेटेंट हमेशा के लिए नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। इससे क्या होगा, उस इन्वेंशन को कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर पाएगा। नहीं तो फिर अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो भाई कोई भी कॉपी करके कह देगा भाई इसने नहीं, मैंने बनाया ये। समझ गए? तो इससे क्या होगा, वो जो व्यक्ति है जिसने दिमाग लगाया था उस चीज़ को इन्वेंट करने में, वो आगे नए इनोवेशन नहीं करेगा, कहेगा भाई मेरी चीज़ सुरक्षित ही नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ये सब करके। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके सामान को प्रोटेक्शन देने के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या आपने नाम सुने होंगे, चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इंडिया का जो पेटेंट सिस्टम है, इंडिया में अगर आप पेटेंट सिस्टम देखोगे दोस्तों, तो वो एक पर्टिकुलर लॉ के तहत गवर्न किया जाता है। उस लॉ का नाम है इंडिया पेटेंट एक्ट 1970, जिसको 2003 एंड देन 2005 में चेंज भी किया गया, बदलाव किया गया। और जो लेटेस्ट बदलाव हुआ है, रिसेंट चेंज हुआ है, वो यहाँ पर 2024 में हुआ है, पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो पेटेंट आप समझ गए। तो वही बोला गया है कि भैया जब आप नया इनोवेशन करोगे तभी तो आप उसके लिए पेटेंट फाइल करोगे। तो इंडिया की पेटेंट फाइलिंग बढ़ गई हैं अब की बार 2023 में, यानी नए नए इनोवेशंस हुए हैं, अब उसकी फाइलिंग बढ़ी है, पेटेंट के लिए गया है, उस पर कई सारे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, देन फाइनली एक ठप्पा दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट पेटेंटेड हो चुका है। समझ गए? तो ये यहाँ पर न्यूज़ है। अब न्यूज़ का एक सेक्शन तो आपने समझा पेटेंट होता क्या है। अब दोस्तों जो हर एक पेटेंट होता है ना, वो 20 साल के लिए दिया जाता है, 20 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। समझ गए? तो एक बार आपने पेटेंट लिया अपने प्रोडक्ट पर तो 20 साल तक आपके उसमें रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता। क्लियर? अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो नाम की। इसका मतलब है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यही तो हैं आपके, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो वाइपो नाम की जो बॉडी है दोस्तों, इन्होंने भी यहाँ पर लगातार कह सकते हो कि रिपोर्ट किया है कि यहाँ इंडिया में जो पेटेंट फाइलिंग्स है वो इंप्रूव हो रही हैं। 2022 में 32% की ग्रोथ हुई थी, अब की बार भी ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ हो रही है। इंडिया में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं जिसके बेसिस पर लोग पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। समझ गए? अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे मैंने बोला, इसमें क्या होता है, नए इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट लेते हो, आपकी कोई ब्रांडिंग है, कोई लोगो है तो उस पर ट्रेडमार्क ले लोगे, आपका कोई आर्ट है, लिटरेरी वर्क है, किताब है तो उस पर कॉपीराइट ले लोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अब सवाल यह है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर जो पेटेंट फाइलिंग बढ़ी है, इसके पीछे का यहाँ पर फैक्टर क्या है, क्या रीज़न है कि भाई इंडिया में पेटेंट्स इंक्रीज हुए। सबसे पहला रीज़न है पॉलिसी रिफॉर्म। हाल ही में दोस्तों पॉलिसी के अंदर में कई सारे बदलाव करे गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल आईपीआर पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा, आईपी मित्र देखने को मिलेगा। तो इन्होंने एनवायरमेंट को काफ़ी आसान बना दिया है, एनवायरमेंट सपोर्ट कर रहा है। वो जो नई नीतियाँ आई हैं वो यहाँ पर इनोवेशंस को सपोर्ट कर रही हैं, जिसके बेसिस पर पेटेंट करना आसान हो चुका है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पेटेंट फाइलिंग्स भारत में बढ़ रही हैं। दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना आसान कर दिया गया है क्योंकि सारा का सारा जो फाइलिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है ना। कई बार आपकी फाइल अटक जाती थी, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आती थी, वो यहाँ पर कम कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया गया है ना। तो ये भी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया में पेटेंट फाइलिंग्स इंप्रूव हो रही हैं। फिर एक कारण है इन्हेंस्ड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, हमारा जो इकोसिस्टम है इंडिया का दोस्तों, वो तेज़ी से डेवलप हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उन इनोवेशंस को सपोर्ट मिल रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों के अंदर में दोस्तों काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से जो पेटेंट फाइलिंग्स है वो भी बढ़ रही हैं। समझ गए? फिर दोस्तों एक और चीज़ आती है, वो है ग्लोबल रिकग्निशन एंड कनेक्टिविटी। जो हमारा इंटरनेशनल रिकग्निशन है इंडिया का दोस्तों, वो अगर आप देखोगे तो इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एक नई पहचान मिल रही है भारत को इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से, नए नए आविष्कारों के लिए। दुनिया भर की जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को देख रही हैं, है ना, वो भी अट्रैक्ट होती हुई नज़र आती हैं। जो इन्वेंटर्स हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर जो अपने पेटेंट्स हैं वो हमारे देश में फाइल करते हैं। जो इंडियन इनोवेटर्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे उनको थोड़ा वो देखने का काम करते हैं। तो इसके बेसिस पर जो ग्लोबल रिकग्निशन है वो मिल रहा है, जिसके बेसिस पर अगेन पेटेंट फाइलिंग इंप्रूव हो रही है। देन है कमर्शलाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। हो क्या रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दोस्तों, आज के समय पर इसको लेकर जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना।
क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके आविष्कार को प्रोटेक्शन देने के लिए। और वो कैसे मिलेगा? पेटेंट्स के ज़रिए मिलेगा, पेटेंट्स को फाइल करके मिलेगा। तो ये वेरियस फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर जो पेटेंट्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात है, हाउ हैज़ द डायनामिक्स ऑफ पेटेंट फाइलिंग चेंज्ड इन इंडियाज़ कॉन्टेक्स्ट, यानी पेटेंट फाइलिंग पिछले कुछ समय पर कैसे चेंज हुआ है दोस्तों, ज़रा वो डिस्कस करते हैं। तो इंडिया जो है वो आज के समय पर होल्ड करके रखता है 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस ग्लोबली। दुनिया भर में हम 6ठे नंबर पर आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेटेंट्स है वो यहाँ पर फाइल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस मामले में यहाँ पर हमारी रैंकिंग है। इस ग्लोबल रैंकिंग्स को अगर हम देखें तो इसमें कुछ कंट्रीज हमसे अभी भी बहुत आगे हैं। चाहे चाइना है, चाइना इसको लीड कर रहा है। चाइना में अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पेटेंट्स को अप्लाई करते हैं, फाइल करते हैं। तो चाइना अभी इस मामले में बहुत आगे है। देन यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इनके बाद अगर आप देखोगे तो वो इंडिया है। तो एक शिफ्ट ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिला है, बट हमें कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप करनी होगी, बढ़ानी होगी, जैसे कुछ और कंट्रीज़ को दोस्तों यहाँ पर हम सरपास करके आगे निकल सकें। और पिछले कुछ समय पर जो हमारा रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग्स यानी इंडिया के अंदर जो पेटेंट्स यहाँ पर लोग फाइल कर रहे हैं उसमें भी 47% की बढ़ोतरी नजर आई है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो इंडिया में तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं, स्पेशली फॉर द पेटेंट राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सेक्शन में। अब बात यह है, जो ये पेटेंट एप्लीकेशन इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, इन इंप्रूवमेंट्स के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सरकार के भी कई सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं जो ये पेटेंट फाइलिंग है वो इम्प्रूव हुई है। उस इनिशिएटिव में आप देख पाओगे, पहला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश करना हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में, है ना। आईपी फैसिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं स्टार्टअप्स को, छोटी छोटी जो मीडियम एंटरप्राइजेस है, छोटी छोटी जो कंपनीज है दोस्तों, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगातार काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। प्लस इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, कई सारे कानून हैं, उसमें कई सारे बदलाव हो चुके हैं 1999 से अब तक। नेशनल आईपीआर पॉलिसी आ गई है, नेशनल आईपी अवेयरनेस मिशन है, फिर कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार ने चलाए हैं ताकि हमारे देश में जो पेटेंट एप्लीकेशंस है, पेटेंट फाइलिंग है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। समझ गए। प्लस साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर बात यह है, जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पर किया है जिसके बेसिस पर आज इस लेवल पर हम बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, आप कह सकते हो एक इंडेक्स भी आता है इनोवेशन को लेकर। आविष्कार के मामले में एक इंडेक्स आता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर हम 2023 का लेटेस्ट इंडेक्स देखें, ये इंडेक्स की रैंकिंग कौन देता है? WIPO वाइपो ही देता है। तो इस इंडेक्स के अंदर में भारत ने 40वीं पोजीशन को यहाँ पर सिक्योर किया। 40th पोजीशन हमारी देखने को मिलती है 132 कंट्रीज़ में से, और इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि साल 2021 में भारत की रैंक 46 थी भाई आविष्कार के मामले में, 46वें नंबर पर थे 2021 में। 2015 में 81st रैंक थी, अभी यहाँ पर कम होकर 40th पोजीशन पर आ चुके हैं, यानी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें इंप्रूव होना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कहोगे क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दोस्तों, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कैसे? सबसे पहले हमारा इनोवेशन ऑन रिसर्च एंकरेज होगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, जब ये चीज़ें बढ़ रही होंगी इसका मतलब देश में इनोवेशन, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रिसर्च डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए ज़रूरी है। दूसरा रोल आप देखोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कोई भी देश जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस बहुत मजबूत होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी विदेशी कंपनियां लगातार पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। देन प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इससे क्या होगा, जो ये आईपी राइट्स है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, कोलैबोरेशंस भी किए जाते हैं। जो बिज़नेस हैं उन बिज़नेस को नई नई टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है इस इनोवेशन के मामले से, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इकॉनमी के अंदर में अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बढ़ती हुई नजर आएगी। कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो जैसी चीज़ें हैं दोस्तों, वो एक बिजनेस को प्रोटेक्शन दे रही होती हैं। इससे क्या होगा, इससे जैसे कॉपीराइट की बात करेंगे तो आर्ट, म्यूज़िक, बुक्स,
लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हो गई, उस पर यहाँ पर कॉपीराइट दिया जाता है। ब्रांड के जो लोगोज होते हैं उस पर ट्रेडमार्क दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों वो भी डेवलप हो रही होगी। नई नई बुक्स यहाँ पर लॉन्च हो रही होंगी जिनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा होगा। फिर इंक्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। भाई ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ट्रेडमार्क किसी भी ब्रांड को एक पहचान देने का काम करता है। भाई आज बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में प्रेजेंट हैं, उनका लोगो जो है उस पर उन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है, उसी लोगों से उनकी पहचान है। आप लोगों देखोगे फटाफट बता दोगे भाई ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, समझ गए। तो ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमको देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे भी जो इंडियन प्रोडक्ट है उसका जो कॉम्पिटिटिवनेस है दोस्तों वो भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। लोग यहाँ पर आपस में इंटरनेशनल मार्केट में एक कंपटीशन दिखा रहे होते हैं, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो रहा होता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं दोस्तों वो हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम को तो सपोर्ट करते हैं, यानी नए नए आविष्कार होंगे, है ना, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, नए नए लोगों को नौकरियाँ मिल रही होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो इंटरनेशनल आईपी स्टैंडर्ड्स हैं इसको यहाँ पर फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है दुनिया भर के साथ में ट्रेड करने के लिए, है ना। तो दुनिया भर में जो ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है दोस्तों इसको फॉलो करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है बढ़िया तरीके से। अगर हमारे पास में इनोवेशन को लेकर एक मजबूत लॉ होगा तो हम इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बड़े बड़े लेवल पर, ठीक है। फिर उसके बाद में कह सकते हो एक और चीज़ हो सकती है, इससे ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रमोट होती हुई नजर आएगी। भाई जो पेटेंट्स है वो यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे ग्रीन चीज़ जो कह सकते हो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर प्रमोट होगी। उसके ऊपर यहाँ पर पेटेंट दे सकते हैं, उस पर पेटेंट देंगे तो नए नए ग्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई जाएगी जिससे हमारे ओवरऑल एनवायरमेंट को फ़ायदा मिलेगा और एनवायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर केवल इतने में कहानी नहीं रुकती है, यहाँ पे ना कई सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं जो आज के समय पर हमारे इनोवेटर्स रिसर्चर्स फेस कर रहे हैं इस पेटेंटिंग प्रोसेस में। वो चैलेंजेस क्या है? पहला है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी। जो ये पेटेंट एप्लीकेशन है दोस्तों इसमें अभी भी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। आप इतने आसानी से पेटेंट नहीं करवा सकते किसी भी चीज़ को, बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे फाइलिंग प्रोसीजर्स हैं वो आपने फॉलो करने पड़ते हैं, एक्सटेंसिव पेपर वर्क होता है जिसके बाद लोग हार मान जाते हैं कई बार। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लेंथी अप्रूवल प्रोसेस। जो पेटेंट यहाँ पे अप्रूव किया जाता है इंडिया में वो जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लगातार डिले पे डिले हो जाते हैं। उसके कई टाइम बाद दोस्तों ये पेटेंट्स ग्रांट की जाती है जिससे बहुत सारे इनोवेटर्स डिस्करेज हो जाते हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सोचते हैं यार क्या फ़ायदा जब इतना टाइम लग रहा है या मिल ही नहीं पा रहा। तो इनमें सुधार करना होगा। अगर हम ये सारी चीज़ों में सुधार करते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी डॉक्यूमेंटेशन है इसको यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं, जल्दी जल्दी पेटेंट अप्रूवल देने का काम करते हैं, तो इससे डेफिनेटली इंडिया की जो पेटेंट फाइलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत तेज़ी से हम कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उनको भी हम सरपास कर पाएंगे, उनसे आगे निकल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ज़रूरत क्या है? एक तो यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करना, क्रिएटर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, बिजनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करना। बाकी हमारे पास में एक अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। भारत के कौन कौन से इनिशिएटिव है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉपीराइट क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। कॉपीराइट को लेकर भारत में लॉ है कॉपीराइट एक्ट 1957। पेटेंट को लेकर इंडिया में एक्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ट्रेडमार्क को लेकर है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर है प्रोटेक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। जीआई टैग को लेकर प्रॉपर कानून है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को लेकर यहाँ पर डिज़ाइन एक्ट 2000। ये कुछ लॉज आपको देखने को मिलेंगे जिसके तहत आपके प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन दी जाती है। वो प्रोटेक्शन कितने समय के लिए हो सकती है, ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। समझ गए? आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है बात हो रही है ईवीएम और वीवीपैट केस जजमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस करूँगा नहीं, मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता रहा हूँ। प्लीज़ यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर ही हो अभी आप, है ना, सर्च बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिखना 28 अप्रैल 2024। आज 30 अप्रैल है यार, बस हमने परसों ही आर्टिकल डिस्कस किया है। ये आप देख पाओगे ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या पर्टिकुलर इशू था। बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझाई हुई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 28 अप्रैल का वीडियो ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद मैं थंबनेल वाला जो आर्टिकल है वो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ही मैंने ये पूरा कवर कर रखा है
ईवीएम वीवीपैट क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या पूरा का पूरा मामला है, वो आप समझ पाओगे ना। फाइनली आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो 2017 का क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। ये जो टर्म्स है दोस्तों कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा में रहती हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जो हमारा यूनिवर्स है उसको ऑब्जर्व करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में इन टर्मोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है नाउ, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।